दोस्तों, ये तेजी नहीं धोखा है। तो आखिर ये धोखा है तो बाजार इन्वेस्टर को कब तक रुलाएगा? चलिए मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं किस तेजी के बारे में बात कर रहा हूं। तो 13 अगस्त 2025 के दिन हर एक इंडेक्स में तेजी देखने को मिला था। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 0.5% का तेजी देखने को मिला था। वहीं पर अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर भी 0.5% से ज़्यादा क्या तेजी हुआ था। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर भी 0.5% से ज़्यादा तेजी देखने को मिला था। लेकिन ये तेजी नहीं, धोखा है। आगे और ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। तो आखिर बाजार इन्वेस्टर को कब तक रुलाएगा? तो देखो, जब तक ट्रंप साहब की टैरिफ को लेकर सेटलमेंट नहीं हो जाता है, जब तक ये टैरिफ वार खत्म नहीं हो जाता है, तब तक बाजार पे खतरा बना रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखते हो कि ट्रंप साहब कब क्या कह देंगे, उन पे कोई भी भरोसा नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और आगे भी वो कुछ भी कह सकते हैं। पहले तो उन्होंने इंडिया पर 25% का टैरिफ लगा दिया, जिसके चलते पिछले महीने लगातार गिरावट हुआ। उसके बाद फिर से 25% का और टैरिफ बढ़ाकर अभी इंडिया पर पूरे 50% का टैरिफ कर दिए हैं। और ये जो 25% का टैरिफ लगाए हैं वो 3 हफ्ते बाद से लागू होगा। तो 3 हफ्ते बाद से जब 25% का टैरिफ और बढ़ के टोटल 50% का टैरिफ होगा तो और आगे गिरावट होने की संभावना हो सकती है। अब देखिए, क्या भरोसा है कि 50% पर ही ट्रंप साहब टैरिफ को रोक देंगे? हो सकता है कि आगे और ज़्यादा टैरिफ को बढ़ा दे, क्योंकि ट्रंप साहब ऐसा ही कर रहे हैं। कब क्या कहेंगे उन पे कोई भी भरोसा नहीं है। और जब तक ये टैरिफ वार चलेगा तब तक मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। दूसरा जो कारण है यहाँ पर कि आप देखें कि 12 अगस्त 2025 के दिन इन्फ्लेशन रेट का डेटा आया, जो कि लगातार कई महीनों से इन्फ्लेशन रेट में गिरावट हो रहा है। और ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट कम आना भी सही नहीं है। जो कि 12 अगस्त को जो इन्फ्लेशन रेट आया है वो 1.55% का आया है। तो आरबीआई का कहना है कि इन्फ्लेशन रेट अगर यहाँ पर 2% से लेकर 6% के बीच में रहता है तो सही माना जाएगा और ग्रोथ होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कम होता है या फिर निगेटिव में चला जाता है तो फिर ग्रोथ होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और अगर मैं तीसरे रीजन की बात करूं तो आप लोगों ने देखा कि पिछले क्वार्टर में बहुत सारे कंपनियों की अर्निंग अच्छे नहीं आए, जिसके चलते मार्केट में काफ़ी दबाव देखने को मिला। तो अगले क्वार्टर तक जब तक कंपनी के अर्निंग अच्छे नहीं आ जाते हैं तब तक बाजार को यहाँ पर एक राहत नहीं मिलने वाली है। वैसे ही अगर मैं अगले रीजन की बात करूँ तो जो बाहरी निवेशक है वो भी इंडियन मार्केट से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और वो यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये रीजन है जिसके चलते बाजार में आगे भी गिरावट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ सवाल आया है, चलिए मैं एक एक करके आपको उसका रिप्लाई देते चलता हूँ। तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो कॉमेडी टीम जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि मार्केट अब उठेगा या गिरेगा। देखिए, मार्केट अब यहाँ से उठेगा या गिरेगा, ये अभी जो बाजार चल रहा है ना, ये पूरे न्यूज पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसी बीच कोई गुड न्यूज आ जाता है, मान लो कि टैरिफ को लेकर कोई गुड न्यूज आ जाता है तो बाजार यहाँ से शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। अगर इसी बीच कोई बैड न्यूज आ जाता है तो फिर गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर माहौल है, ऐसा लगता है कि आगे और ज़्यादा बाजार वोलेटाइल
रह सकता है। अब देखिए, इनका कहना है कि अभी गिरावट का इंतजार करे या जो पैसा लगाना है तो लगा दे। तो देखिए, आप एक शॉट में पूरा पैसा ना लगाए। अगर आपके पास में मान लो कि 1 लाख रुपए है तो आप उसको 10 पार्ट में भाग कर दो, और जिस जिस दिन थोड़ा ज़्यादा गिरावट हो, जैसे 3% 4% का गिरावट हो, वैसे वैसे दिन पे आपको थोड़ा थोड़ा 10-10 हज़ार करके इन्वेस्ट करते चलना चाहिए और इस गिरावट का फायदा आपको उठाते चलना चाहिए। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो सोनू कुमार जी के तरफ से आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर कोई एक अच्छा मिड कैप फंड बताइए प्लीज, लमसम करना है। तो देखिए, अगर आप एक एक्टिव मिड कैप फंड में लमसम करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बेस्ट है। अगर मैं इस फंड को बेस्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले और मिड कैप कैटेगरी का ये मिड कैप फंड हीरो है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अभी तक का सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। तो आप चाहते हो तो इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर निफ्टी मोमेंटम 50 मिड कैप 150 इंडेक्स फंड भी ले सकते हो। आप अपनी एक रिसर्च जरूर कर ले कि आपके लिए कौन सा फंड फिट बैठता है, या फिर अपने एडवाइजर से आप सलाह जरूर ले ले। जब भी आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाए तो कम से कम 7 से 8 साल का समय दे, ताकि आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बन सके। ये नहीं कि आप रिटर्न को देखकर 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और जब गिरावट हुआ आप लॉस में जाओ तो पैसा निकाल कर भाग चलो, तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप गोल सेट करो कि कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर कम से कम 7 साल का समय है तो आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ले सकते हो, या फिर जो मोमेंटम फंड के बारे में मैं बताया हूँ वहाँ पर भी इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हो। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो अगला जो सवाल आया है वो आप देख सकते हैं कि सर एक्टिव माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड पर एक वीडियो जरूर बनाए। ऐसे माइक्रो कैप फंड जो माइक्रो कैप स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं रिप्ले जरूर करना जी। देखिए, अगर मैं एक्टिव माइक्रो कैप फंड की बात करूं तो अभी तक कोई भी एक्टिव माइक्रो कैप फंड लॉन्च नहीं हुआ है, और ऐसा लगता है कि आगे भी एक्टिव माइक्रो कैप फंड लॉन्च नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स माइक्रो कैप फंड है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और माइक्रो कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तभी आपको माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक गिरावट पर यहाँ पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेंगे और हर एक तेज़ी में यहाँ पर तेज़ी भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अभी तक कोई भी एक्टिव माइक्रो कैप फंड नहीं है, इंडेक्स माइक्रो कैप फंड है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लिख रहे हैं, ये कमलाकांत यादव जी के तरफ से आया है कि अखिलेश सर नमस्कार, मेरा पोर्टफोलियो इस प्रकार है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5000, टाटा स्मॉल कैप में 5000, बंधन स्मॉल कैप में 5000, SBI 250 इंडेक्स स्मॉल कैप में 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5000। कैसा है बताने की कृपया करें। यह मैंने 10 साल के लिए किया है, और एक समस्या है कि कुछ समय के लिए मिड कैप स्टॉक था, इसी महीने ने चालू किया तो नया फोलियो नंबर मिल गया है जो डीमेट में है, क्या करना होगा प्लीज बताने की कृपा करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपके पोर्टफोलियो पर नज़र डाले तो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप फंड बेस्ट है। यहाँ तक कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी 10 साल के लिए बेस्ट है। यही 4 फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर जो SBI 250 इंडेक्स स्मॉल कैप फंड है, इस स्मॉल कैप फंड में
आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर मैं होता तो इस फंड को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देता, क्योंकि 4 फंड ही काफ़ी था। अब क्यों आपको यहाँ पर इंडेक्स से स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि मान लो कि आप सेम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वहां पर जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड का आप 8 साल का एवरेज रिटर्न उठा के देखोगे तो वहां पर 17 से 18% का एक्टिव स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न निकल कर आ रहा है। लेकिन वहीं पर आप इंडेक्स स्मॉल कैप फंड का एवरेज रिटर्न देखोगे तो वहां पर 14 से 15% देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 3% रिटर्न आपको कम मिलेंगे। इसीलिए आपको एसबीआई का जो यहाँ पर इंडेक्स फंड है उसको आपको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देना चाहिए और उस पैसे को आपका जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड चल रहा है उसी एसआईपी में आपको इंक्रीज कर देना चाहिए। और सिर्फ 4 फंड के साथ अगर आप कंटिन्यू करते हैं, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, टाटा स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, यही 4 फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख के अगले 10 साल में आपके पैसे पे शानदार पैसा बनेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर SBI 250 इंडेक्स स्मॉल कैप फंड रख के तो 10 साल में थोड़ा रिटर्न कम मिलेंगे, अगर आप कम रिटर्न के साथ खुश हो तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, आपका जो अगला सवाल है कि यहाँ पर मिड कैप फंड में SIP बंद हो गया था, फिर से आप SIP चालू किए हैं, तो आपका जो नया SIP इन्वेस्टमेंट हुआ है वो डीमेट फंड में हो गया है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपका डीमेट फंड में हो गया है उसको आपके पुराने फोलियो में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपने ग्रो एप्स में जाके ऑप आउट सेट करें। अगर आपको पता नहीं है कि ऑप आउट ऑप्शन को कैसे सेट करें तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाके उस वीडियो को देखकर ऑप आउट सेट कर सकते हैं। ऑप आउट करने के बाद आपका जितना भी SIP इन्वेस्टमेंट होगा या लमसम इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके पुराने फोलियो में यानी SOA में इन्वेस्टमेंट होगा। अब जो डीमेट फंड में हो गया है उसको क्या करिएगा, उसको आप रिडीम करके और रिडीम करने के बाद उसको फिर से ऑप आउट करने के बाद इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके पुराने फोलियो में यूनिट अलॉट हो जाएंगे। तो आपको जो डीमेट फंड में है उसको रिडीम करके फिर से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो आपके पुराने फोलियो में इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसे आपको रिप्लाई देने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि मैं रोज ही म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता हूं जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है इन्वेस्टमेंट जर्नी में।